सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव क्लास की शुरुआत कर रहे हैं एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस द फर्स्ट क्लास on the scientific management movement. So before that, what is organizations and what is the public administration? So public administration is somewhere that the public administration is that a group of efforts, group of people taking of effort for the attainment of a goal and for the attainment of a common goal. So public administration इसके दोनों ही एस्पेक्ट होते हैं। फर्स्ट एस्पेक्ट इज द इफ यू टॉक अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देन एक एस्पेक्ट है इसका स्टडी एंड सेकंड एस्पेक्ट इट इज द प्रैक्टिस। द सेकंड एस्पेक्ट इज द प्रैक्टिस। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रैक्टिस जो एस्पेक्ट है वो आप जब एडमिनिस्ट्रेटर बन जाओगे तब आप इस पार्ट को बेहतर तरीके से समझोगे। बट अभी हमारे लिए जो है वो है स्टडी पार्ट। तो स्टडी पार्ट को हमें अच्छे से समझना है क्योंकि हमारा क्वेश्चंस यहीं से आता है। तो फर्स्ट यूनिट में जो साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट है उसको समझने के पहले कुछ ऐसे समझो आप कि देयर इज ए सेंटेंस दैट द रूल ऑफ थंब शुड बी रिप्लेस्ड विद द साइंस ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट आई सेड कि जो रूल ऑफ थंब शुड बी रिप्लेस्ड विद साइंस ऑफ मैनेजमेंट। रूल ऑफ थंब शुड बी रिप्लेस्ड विद साइंस ऑफ मैनेजमेंट। दिस इज द पंच लाइन। तो ये साइंस ऑफ मैनेजमेंट है क्या और ये रूल ऑफ थंब क्या है? रूल ऑफ थंब है कि मान लीजिए कोई एक्टिविटी है आपके पास और उस एक्टिविटी को आप किसी बिना प्लानिंग के, बिना एडहॉक, बिना यू कैन कॉल कि बिना किसी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के करते हो तो वो क्या कहलाता है? रूल ऑफ थंब। एक सिंपल भाषा में तो जब भी आप रूल ऑफ थंब के थ्रू काम करते हो तो चांसेस जो है सक्सेस का वो हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग सक्सेस इट इज लेस विथ रिस्पेक्ट टू द रूल ऑफ थंब। बट साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज समथिंग ए सिस्टमेटिक वे ऑफ द डूइंग थिंग्स। जब भी आप किसी चीज को प्लानिंग और लेट्स से प्रॉपर आर्टिकुलेशंस के साथ करते हो, एक सोफिस्टिकेटेड वे के साथ करते हो तो चांसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन इज मोर। सो बेसिकली हमें यहां यही समझना है कि there was an approach that is called rule of thumb and there was a group of thinkers who suggested no, in the organizational management this rule of thumb should be replaced with science of management. What I said कि there is a group of thinkers who suggested that in the organization management it should not be based on rule of thumb, rather it should be based on science of administration or science of management. तो ये जो पंचलाइन हमने यूज किया और जो थोड़ा बहुत समझा उसके लिए हमको थोड़ी बैकग्राउंड समझनी पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड द साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट एंड हु इज नोन एज द फादर ऑफ दिस साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट? F.W. टेलर। ठीक है, F.W. टेलर। सो लेट अस अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड फर्स्ट। सो लेट अस अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड फर्स्ट। व्हाट इज दिस बैकग्राउंड? एक बात, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिसिप्लिन है टिल 1980 ये अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में ही फ्लरिश हुआ है। सो जब भी आप पढ़ेंगे तो वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट से ही शुरू करते हैं फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? तो देयर वाज अ टाइम दैट इज कॉल्ड 5th to that is called 10th century AD there in the context of Europe। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री सब लोग पढ़े हो? वर्ल्ड हिस्ट्री यदि नहीं पढ़े हो तो एक बार ब्रीफ हो जाना बिकॉज that will help to understand the logical development in the past. Okay, so focus here that that is called 5th to 10th century AD in the context of Europe there was a atmosphere of insecurity. There was an atmosphere of insecurity. ये insecurity का atmosphere क्या था कि जो यूरोप था उस समय का उसमें चारों तरह से इन्वेजन्स हो रहे थे, अटैक हो रहे थे, सोसाइटी में डिसऑर्गेनाइजेशन था, सोसाइटी में मिस गवर्नेंस थे। तो इस तरह से समझ सकते हो कि दैट समथिंग कॉल्ड जो रूल्ड क्लास है, पीजेंट क्लास है, वो भी इनसिक्योर है, रूलर क्लास है वो भी इनसिक्योर है, अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी वो भी इनसिक्योर है। व्हाई? बिकॉज देयर वाज लॉट ऑफ इन्वेजन्स, नंबर ऑफ इन्वेजन्स इन यूरोप ड्यूरिंग 5th to 10th century AD। तो जब भी लोग इनसिक्योर होते हैं तो एक ह्यूमन नेचर क्या होता है? दे कम्स इनटू ग्रुपिंग्स।
ठीक है, जैसे आप लोग क्या होते हो कि जब भी कहीं पर जाते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू क्रिएट सम ए सिमिलर टाइप ऑफ फ्रेंड्स, व्हाट वुड हैपन, उससे आपकी एक आइडेंटिटी एक्सपोजर मिलता है ज़्यादा, आपका एक स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो सेम एज यू अंडरस्टैंड हियर कि ड्यूरिंग दिस एटमॉस्फेयर ऑफ during the time of 5th to 10th century AD, there was atmosphere of insecurity, and the every sections of the society in the context of Europe, they entered into an agreement that is called ties of interdependence, ties of interdependence, ठीक, ties of इंटरडिपेंडेंस। तो क्या था, जिस इनसिक्योरिटी में एक टाइज ऑफ इंटरडिपेंडेंस, जिसमें कि जो पीजेंट क्लास है, रूलर क्लास है, मैनर क्लास है, वेसल्स, लॉर्ड, सब लोगों ने, जितने भी स्टेक होल्डर्स ऑफ द सोसाइटी है, सब ने मिलकर क्या किया, एक टाइज ऑफ इंटरडिपेंडेंस मतलब एक एग्रीमेंट बनाया, और इसी एग्रीमेंट के थ्रू सिस्टम डेवलप, ए पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप दैट इज कॉल्ड द फ्यूडलिज्म, दैट इज कॉल्ड द फ्यूडलिज्म। सो ये जो फ्यूडलिज्म है, ये वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, देयर आर नंबर ऑफ अदर थ्योरीज विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूडलिज्म। जो इंडियन मॉडल ऑफ फ्यूडलिज्म है, दिस इज समथिंग डिफरेंट। सो what I am trying to highlight कि there was a condition of interdependence, and due to this condition of interdependence, the feudal system developed in the context of Europe during this 5th to 10th century AD. And what is this? It is a political arrangement, and this political arrangement is based on two important character. First character is that it is the labor system or labor based system. It is the labor based system, and second it is the land based system. It is the land based system. And what is the structure of this arrangement? The structure of this arrangement is, there is called the top and there is a bottom of this structure. At the top of the structure there is something called king, and at the bottom of structure there is something called the vassal. So there is a central power that is called lord, and there are the peripheral powers that is called vassals. There is a peripheral power that is called vassals. So every vassal is accountable to the lord. इसी सिस्टम को क्या बोला जाता था, फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म का बेसिस क्या था, लैंड बेस्ड सिस्टम था, जिसमें कि पीस ऑफ लैंड को क्या बोलते थे, फीफ। ठीक, फीफ का मतलब क्या होता था ना, जमीन का टुकड़ा। उस फीफ को दिया जाता था, उसको वेसल्स को दिया जाता था, और वेसल्स उस पे रेवेन्यू पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल पावर एक्सरसाइज करते थे, एंड दे आर अल्टीमेटली अकाउंटेबल किसके लिए होते थे, लॉर्ड्स के लिए होते थे। गेटिंग माय पॉइंट? So this is called feudalism in the context of Europe. Feudalism के बारे में एक और बात याद रखेंगे कि feudalism के लिए number of invasions, there is a big conquest होते थे, big conquest होते थे। Why big conquest? Because to acquire the more and more labor, and these laborers were basically called slaves. क्या बोलते थे, slaves. And who are slaves? Slaves are simple a type of property. According to Aristotle, who are called slaves? Slaves are basically property with a soul, property with a soul, जिसका कोई ह्यूमन बीइंग कैरेक्टर नहीं है, जो लिविंग एंटिटी नहीं है। स्लेव्स को बेचे या खरीदे जाते थे। द स्लेव्स डू नॉट हैव राइट टू लाइफ, द स्लेव्स डू नॉट हैव राइट टू ऑनरशिप, द स्लेव्स डू नॉट हैव राइट टू ऑक्यूपेंसी ऑन ए लैंड, दैट इज कॉल्ड स्लेव्स। तो स्लेव बेसिस था इस फ्यूडल मॉडल का, फ्यूडल सिस्टम का, और पीस ऑफ लैंड को क्या बोला जाता था, फिफ। तो हम ये समझ सकते हैं कि इन सोसाइटी देयर आर द टू क्लास ऑफ पीपल, देयर इज समथिंग कॉल्ड पीजेंट क्लास एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड लॉर्ड, और देयर इज ए किंग। द लॉर्ड्स लिव्स इन कैस्टल्स, द लॉर्ड लिव इन कैस्टल्स, एंड पीजेंट्स लिव्स इन मैनोर विलेज। कहाँ रहते थे, पीजेंट मैनोर विलेज में रहते थे। तो और जब भी कोई इनसिक्योरिटी होता था इस पीजेंट क्लास को, तो वो कैस्टल्स में शरण लेते थे। तो कैस्टल्स बहुत इंपॉर्टेंट था, दुर्ग बहुत इंपॉर्टेंट था, फोर्ट इंपॉर्टेंट था, क्योंकि फोर्ट क्या प्रोवाइड करता था, कोऑर्डिनेशन, सोवरेनिटी, स्टेबिलिटी टू दिस दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल सेटअप। सो फॉर द फ्यूडलिज्म तीन इंपॉर्टेंट बातें याद रखेंगे कि दैट फर्स्ट इट वाज लैंड बेस्ड सिस्टम, सेकंड इट वाज द लेबर बेस्ड इकोनॉमी, एंड वाज द बेसिस स्लेव्स। बट स्लेव्स के कोई राइट्स नहीं होते थे, दे आर प्रॉपर्टी विथ अ सोल। And third, the characteristic what I highlighted, that castle is very very important in case of the feudal system. Castles जब किसी राजा किसी दूसरे राज्य पे अटैक करता था तो उसके दुर्ग पे जीतता था, कास्टल्स पे जीतता था, जब राजधानी पे कैप्चर हो जाता था तो वो उसके राज्य पे कैप्चर हो जाता था।
तो दिस इज समथिंग कॉल्ड फ्यूडलिज्म। और ये फ्यूडल सिस्टम 14th to 15th सेंचुरी में आते आते डिक्लाइन होता है। तो क्या रीजंस है इसको अब देखिए। तो ये फ्यूडल सिस्टम 14th and 15th सेंचुरी आते आते तक डिक्लाइन होता है। कुछ फैक्टर्स थे, जैसे मैंने क्या देखा कि जो कास्टल्स हैं, ठीक है, ये कास्टल्स इनविंसिबल्स होते थे, यहाँ पर जो लॉर्ड्स होते थे वो रहते थे, ठीक। तो ये कास्टल्स बेसिकली एक तरह से अवैध होता था, इसको इतना आसानी से जीता नहीं जा सकता था। लेकिन व्हाट हैपेंड दैट देयर वाज इन बिटवीन देयर वाज इन्वेंशन ऑफ द गन पाउडर, ठीक है, गन पाउडर। तो गन पाउडर जब डिस्कवर हो गया, ठीक है, मतलब बमबारी शुरू हो गया, तो क्या होता था, अब ये कास्टल्स इनविंसिबल नहीं रह गए, ये अब इसको भी प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, इनसिक्योर होना शुरू हो गया। देन जो किंग होते थे, द किंग दे हैड स्टार्टेड टू गिव राइज टू कीप द स्टैंडिंग आर्मी, ठीक है। तब क्या रखना शुरू किया राजा ने, राजे महाराजे क्या रखते थे, स्टैंडिंग आर्मी रखने लगे। अब स्टैंडिंग आर्मी के लिए तुम्हें फाइनेंस चाहिए, डिफेंस बजट चाहिए, तो उस समय दैट उतना पैसे तो आते नहीं थे, सो दे द किंग वॉलंटरीली दे स्टार्टेड द ट्रेड, ठीक है। एंड ट्रेड के लिए फिर मनी इकोनॉमी आ गया, सो द मनी इकोनॉमी और पेपर करेंसी इट बिकम्स कम्स इनटू द पिक्चर। तो क्या मैंने बताया कि देयर वाज 5th to 10th सेंचुरी एडी में कंडीशन ऑफ इनसिक्योरिटी था, और कंडीशन ऑफ इनसिक्योरिटी में देयर वाज ए पॉलिटिकल डेवलपमेंट दैट इज कॉल्ड टाइज ऑफ इंटरडिपेंडेंस, और टाइज ऑफ इंटरडिपेंडेंस का ही बेटर मैनिफेस्टेशन क्या है, फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म लैंड बेस्ड था और लेबर था, जिसको कि स्लेव बोलते थे। अब धीरे धीरे 14th सेंचुरी आते आते तक ये सिस्टम डिक्लाइंड होता है, एंड देन द किंग्स स्टार्टेड गिविंग राइज टू दे आर स्टार्टेड कीपिंग द आर्मी, एंड आर्मी बिकम्स द सिंबल ऑफ व्हाट इज कॉल्ड सोवरेनिटी, हेजेमोनी, जिसका जो आर्मी सुप्रीम होता था वो ज़्यादा पावरफुल होता था। लेकिन इन बिटवीन देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स हैपन, कि जैसे कुछ फिलोसफीज, तो कुछ फिलोसोफर्स आए लाइक द थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, Montesquieu, Rousseau, they all came and they come out with a number of philosophies with respect to the state, separation of power, division of powers, ये सारी चीजें हुई, origin of the states, ठीक है, that roles of the king, role of the monarch, ये सारी बातें होती चली गई। और in between there was a landmark date that is called 15th century. Why this is called landmark date? Because 15th century के बाद हम लोग एक नए फेज में एंटर करते हैं, that is called modern era. दैट इज कॉल्ड मॉडर्न एरा। वर्ल्ड हिस्ट्री में सब लोग आप पढ़े ही होंगे, बट बिफोर द 15th सेंचुरी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूरोप जनरली इट इज कॉल्ड मिडिएबल टाइम, जनरली इट इज कॉल्ड मिडिएबल टाइम। और कुछ इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने इस डेट को बताया कि आफ्टर 15th सेंचुरी दिस इज कॉल्ड मॉडर्न टाइम, एंड बिफोर 15th सेंचुरी दिस इज कॉल्ड मिडिएबल टाइम। इंडियन हिस्ट्री के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, राइट। नाउ मिडिएबल टाइम में क्या फीचर्स था, देयर वाज चर्च, चर्च वर अनक्वेश्चनेबल, सुप्रीम अथॉरिटी होते थे। अराउंड दैट 11th सेंचुरी के आसपास द चर्च वर द बिगेस्ट लैंड होल्डर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूरोप। तो चर्च जो होते थे द सोवरेन होते थे, एंड द क्लर्जी दे वर अनक्वेश्चनेबल्स, दे वर दैट हाईएस्ट अथॉरिटी होते थे, दे वर सुप्रीम अथॉरिटी होते थे, ठीक है। इवन द किंग्स भी जो होता था क्लर्जी के सामने दैट इज कॉल्ड सबज्यूम करते, सबमिट करते थे। गेटिंग माई पॉइंट। नाउ सेकंड जो फीचर बेसिक था दैट ड्यूरिंग दिस टाइम इट इज द फ्यूडल सिस्टम, ड्यूरिंग दिस टाइम द फ्यूडल सिस्टम। तो फ्यूडलिज्म में क्या कॉमन मैन, इंडिविजुअल का कोई बहुत सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस था? नो, ठीक है। दे रिमेन्स अंडर द विशेस ऑफ द किंग, दैट दे लीव अंडर द विशेस ऑफ द लॉर्ड्स। तो इंडिविजुअल्स, जैसे आज हम लोग बात करते हैं, वी आर एक्सरसाइजिंग द आर्टिकल 19 दैट टॉक्स अबाउट व्हाट, द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देयर आर आर्टिकल 21 दैट टॉक्स अबाउट द राइट टू लाइफ। इस तरह के फंडामेंटल राइट्स नहीं थे उस समय, ठीक है। और सेकंड थिंग, द गवर्नमेंट जो था दैट इज कॉल्ड वैसल एंड द लॉर्ड स्टेट्स होते थे, उनके भी फंक्शंस बहुत लिमिटेड थे। दे प्रोवाइड द डिफेंस टू देयर सब्जेक्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल वॉर, एग्रेशंस, ये बेसिकली कुछ काम्स होते थे ना। वी आर एंटरिंग इनटू द मॉडर्न एरा। मॉडर्न एरा में कुछ वैल्यूज आए लाइक द साइंटिसिज्म, द साइंटिफिक अप्रोच ऑफ द डूइंग थिंग्स। सेकंड वैल्यू कम दैट इज कॉल्ड द रैशनलिज्म। थर्ड दैट कम्स द ह्यूमनिज्म, साथ ही साथ द रिनासा, देन रिफॉर्मेशंस, देन एनलाइटनमेंट,
देन एनलाइटनमेंट. सो दिस साइंटिसिज्म, रैशनलिज्म, ह्यूमैनिज्म, ये बेसिकली है क्या? देयर इज अ साइंटिफिक अप्रोच. पहले क्या होता था कि जो क्लर्जी बोल दिया, दे आर व्हाट, गॉस्पेल्स ऑफ द ट्रूथ, दे कैन नॉट बी क्वेश्चन, दे आर बियॉन्ड द अथॉरिटी, वो अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी होती थी. तो मिडिवल टाइम्स में जो भी क्लर्जी बोल दिया वो कुछ नहीं कोई काट सकता था. इवन कभी कभी बाइबल्स जो उनका बेसिस था टीचिंग्स का, उसके बियॉन्ड चले जाते थे. एंड जिसके चलते जो चर्च सिस्टम था उसमें क्या था, करप्शंस थे. दैट चर्च सिस्टम में क्या था, दैट इज कॉल्ड अनजस्टिस था. तो सारी चीजें होती थी. बट ड्यूरिंग दिस टाइम दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग की साइंटिसिज्म कि नो, ह्यूमन बींग्स हैव रीजन, ह्यूमन बींग्स हैव पावर ऑफ थिंकिंग्स, that even the human beings can questions over the theory. फिर कुछ डेवलपमेंट हुए, लाइक द रिनासा ने अप्रोच लाया. ह्यूमनिज्म जो थ्योरी था, ह्यूमनिज्म क्या बोलता है कि ह्यूमनिज्म बेसिकली स्टार्टेड क्वेश्चनिंग अबाउट द अथॉरिटी ऑफ दैट द चर्च मैन, दैट क्लर्जी, कि बोलता था कि इफ द बाइबल इज सेइंग दिस, शो मी वेयर इट इज रिटन. तो इसका मतलब ये अथॉरिटी को क्वेश्चंस करना शुरू किए. व्हाट इज अथॉरिटी? लेजिटिमेट पावर, वेस्टेड पावर, मतलब उसको एक लीगल पावर है एक्सरसाइज करने का, उसको अथॉरिटी बोला जाता था. तो ह्यूमनिज्म ने ह्यूमन बींग्स को ये पावर दिया कि ये अथॉरिटी को क्वेश्चन कर सकता था. उसके पहले जो क्लर्जी, ये जो चर्च मैन होते थे, उनके पावर को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था. ये किसी भी पावर को क्वेश्चन करना, अथॉरिटी को क्वेश्चन करना, ये ह्यूमन बींग्स का बहुत ही बड़ा बिग अचीवमेंट था. ये पहले नहीं पता लगता था लोगों को. तो ये पावर ऑफ क्वेश्चनिंग कहाँ से आता है? ह्यूमनिज्म से. ये पावर ऑफ थिंकिंग कहाँ से आता है? रैशनलिज्म में. ये पावर ऑफ साइंटिफिक अप्रोच ऑफ डूइंग थिंग्स कहाँ से आता है? द साइंटिसिज्म से. रिनासा बेसिकली क्या है? ये एक वेव था, वेव ऑफ रिफॉर्म्स इन द इंटेलेक्चुअल एरिया और इन द इकोनॉमिक एरिया. इसको रिनासा बोलते हैं. रिफॉर्मेशंस का मतलब दैट इज कॉल्ड 16th सेंचुरी के आसपास, दैट इन द वेस्टर्न सोसाइटी में एक मूवमेंट चला था कि दे बेसिकली ट्राई टू रिप्लेस दिस चर्च सिस्टम. ठीक है, वो अथॉरिटी को रिप्लेस करना चाहते थे. और दैट इज जिसमें मार्टिन लूथर वगैरह आप लोग पढ़े होंगे. सो देयर वाज रिनासा, देयर वाज रिफॉर्मेशन एंड देयर वाज एनलाइटनमेंट. तो इन सब डेवलपमेंट के बैकड्रॉप में देयर वाज सम चेंजेज एंड देयर वर द टू इंपॉर्टेंट चेंजेज. एक तो सोशल फ्रंट पे और सेकेंड दैट इज फ्रॉम द इकोनॉमिक फ्रंट. इकोनॉमिक फ्रंट. What is the changes under the social front? That is under the wave of Renaissance, Reformations and Enlightenment, there were some social transformation. What was the social transformation? Now all these things, they brought the individualism. Individualism is the focus, is the central point. कि इंडिविजुअल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिविजुअल्स आर द सुप्रीम. सो देयर वाज अ शिफ्ट ऑफ पावर फ्रॉम दैट इज कॉल्ड मोनार्क टू द कॉमन मैन. देयर इज अ शिफ्ट ऑफ पावर दैट इज फ्रॉम मोनार्क टू द कॉमन मैन. ये पहला चीज हुआ कि हु इज द सुप्रीम, हु इज द सोवरेन, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल्स. हु इज द पॉपुलर सोवरेनिटी का मतलब समझते हो? दैट इज कॉल्ड पीपल्स आर द सुप्रीम. सो द पॉपुलर सोवरेनिटी मीन्स देयर इज अ शिफ्ट ऑफ पावर from that is called monarch to common man. And दूसरा चीज क्या होता है कि that there is a change from a laissez-faire state to a welfare state. दो चीजें ध्यान रखनी है कि under the backdrop of this the Renaissance, Reformations and Enlightenment, the first thing that there is a shift of power from the monarch to common man, and then there is a change of state from a laissez-faire state to the welfare state. ठीक है.